इस लेक्चर सीरीज़ में एरिस्टोटल पर ही हमारा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें आगे की फ़िलॉसफी को समझने में हेल्प होगी। और जैसा कि हमने देखा कि एथेंस और स्पार्टा के बीच एक लंबी वॉर हुई, जिसे पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है। और ये वॉर 404 बीसी में एथेंस की हार के साथ एंड हुई। एथेंस की हार के बाद ग्रीस पूरी तरह से बिखर गया और बहुत ही कमज़ोर हो गया। लेकिन ग्रीस के पास एक एम्पायर था, द एम्पायर ऑफ मैसेडोनिया, जो बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। और 338 बीसी में मैसेडोनिया के सम्राट किंग फिलिप ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया। और मैसेडोनिया के सम्राट किंग फिलिप का एक बेटा था अलेक्जेंडर के नाम से, जिसे आजकल हम सिकंदर कहते हैं। ये वही अलेक्जेंडर हैं जिन्होंने लगभग 13 साल तक युद्ध किया और एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और इसी मैसेडोनिया में एक सिटी थी स्टैगिरा के नाम से, जहां 384 बीसी में एरिस्टोटल का जन्म हुआ, जो एक फिलोसॉफिकल जीनियस थे। और इसलिए उन्हें द सेकंड फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर की डेथ के कुछ टाइम बाद उनका जो बहुत ही वास्ट एम्पायर था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। लेकिन एरिस्टोटल के जो आइडियाज़ हैं, वो उनकी डेथ के लगभग 2300 साल बाद भी वैसे ही खड़े हैं, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। एरिस्टोटल के फादर का नाम था निकोमैचस, और वो मैसेडोनिया के एक सम्राट के डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। और एरिस्टोटल अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और शायद उनकी फ़िलॉसफी में जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो रिगर है, वो उन्हें उनके फादर से मिला था। जब एरिस्टोटल 18 साल के थे तो उन्हें हायर एजुकेशन के लिए एथेंस भेजा गया, प्लेटो की एकेडमी में। एरिस्टोटल वहाँ पर लगभग 20 साल तक रहे। वो प्लेटो के स्टूडेंट भी थे और वहाँ पर एक टीचर का भी काम करते थे। लेकिन उसके बाद प्लेटो की डेथ हो जाती है 348 बीसी में। और प्लेटो के बाद उनका जो नेफ्यू था, उनका भांजा स्प्यूसीपोज के नाम से, वो एकेडमी को मैनेज करते हैं। स्प्यूसीपोज एक ऐसे पर्सन थे जिनका सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, और वो सिर्फ मैथमेटिक्स पर ही फोकस करते थे। और शायद ये बात एरिस्टोटल को कुछ खास अच्छी नहीं लगती थी। एथेंस में मैसेडोनिया के खिलाफ एक गुस्सा था, जो धीरे धीरे वहाँ के माहौल में नज़र आने लगा था। और एरिस्टोटल मैसेडोनिया से थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि एथेंस में रहना अब सेफ नहीं है, और इसलिए वो एथेंस को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं। और इस यात्रा में वो बायोलॉजी के फील्ड में अपनी रिसर्च करते हैं। और 342 बीसी में मैसेडोनिया के सम्राट किंग फिलिप एरिस्टोटल को अपने कोर्ट में इनवाइट करते हैं, जहां उनको एक 13 साल के बच्चे को ट्यूशन देने का काम दिया जाता है। और ये 13 साल का बच्चा था अलेक्जेंडर। एरिस्टोटल शायद 2 से 3 साल तक अलेक्जेंडर के साथ रहते हैं, वो उनको टीच करते हैं। और उसके बाद अलेक्जेंडर अपने फादर की डेथ के बाद उनके एम्पायर को संभालते हैं। और उसके बाद अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतने के लिए घर से चल पड़ते हैं। अलेक्जेंडर और एरिस्टोटल के विचारों में काफ़ी डिफरेंस था। उनके विचारों के डिफरेंस को हम उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर का एरिस्टोटल के ऊपर क्या असर था, इस पर कोई खास जानकारी अवेलेबल नहीं है। एक कहानी सुनने में आती है कि अलेक्जेंडर जहाँ भी जाते थे, दुनिया के किसी भी कोने में, वहाँ उन्हें जो भी नया बायोलॉजिकल स्पेसिमेन मिलता था, जैसे कोई प्लांट, हर्ब, एनिमल या बर्ड, वो अपने सैनिकों से कहकर स्पेसिमेन को एरिस्टोटल के लिए भेज देते थे। और एरिस्टोटल का बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो इन सभी प्लांट्स को, हर्ब्स को बहुत ही डीपली स्टडी करते थे। एथेंस का माहौल कुछ ठीक होता है, और 335 बीसी में एरिस्टोटल वापस एथेंस में आ जाते हैं और एथेंस में एक स्कूल ओपन करते हैं। वैसे ये स्कूल कम था और एक रिसर्च सेंटर ज़्यादा था। इस स्कूल का नाम था लीसियम, क्योंकि ये गॉड अपोलो लीसियस जो टेम्पल था उसके पास था। अगले 12 साल तक एरिस्टोटल वहाँ पर रहते हैं और अपनी रिसर्च पर फोकस करते हैं। और वैसे लीसियम में सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे,
लेकिन उनका मेन फोकस था नेचुरल साइंसेस पर। एरिस्टोटल की फिलॉसफी का जो भी मेजर पार्ट है वो उन्होंने वहीं लिखा है, लीसियम में। 323 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है और मैसेडोनिया कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और एथेंस में फिर से एक बार मैसेडोनिया के खिलाफ एक गुस्से की लहर चल पड़ती है। और सब जानते थे कि एरिस्टोटल मैसेडोनिया के सम्राट अलेक्जेंडर के टीचर थे, इसलिए एरिस्टोटल वहाँ पर सेफ नहीं थे, और इसीलिए एरिस्टोटल वहाँ से वापस चले जाते हैं। और सोक्रेटिस के साथ क्या हुआ था ये एरिस्टोटल अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जब किसी ने पूछा कि आप वापस क्यों जा रहे हो, तो एरिस्टोटल ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि एथेंस के लोग फिलॉसफी के विरोध में एक बार फिर से कोई पाप करें। और उसके एक साल के बाद 322 बीसी में उनकी डेथ हो जाती है, शायद किसी पेट की बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। एरिस्टोटल एक मैरिड पर्सन थे, उनकी वाइफ का नाम था पीथियस। पीथियस की डेथ के बाद वो एक लेडी के साथ रहते हैं जिनका नाम है हरपिलिस। हरपिलिस के बारे में कोई खास जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन एरिस्टोटल और हरपिलिस का एक बेटा था निकोमैचस के नाम से। एरिस्टोटल के फादर का नाम भी निकोमैचस था और उनके बेटे का नाम भी निकोमैचस था। एरिस्टोटल की बुक है द निकोमैचियन एथिक्स। इस बुक का नाम उनके फादर और सन दोनों के नाम पर है, निकोमैचस, जो एक ही नाम है, और ये एथिक्स पर सबसे बेस्ट बुक्स में से एक है। इस बुक में एरिस्टोटल वर्च्यू, विजडम, लव, कॉरेज, हैप्पीनेस, इन सभी टॉपिक्स को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में डिस्कस करते हैं। इस बुक को हम उनके एथिक्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे कभी टाइम मिला तो मैं इस बुक पर एक अलग से लेक्चर सीरीज बनाऊंगा। इस बुक में ऐसा बहुत कुछ है जो हिडन फॉर्म में है और मोस्टली रीडर्स की आंखों से बचकर निकल जाता है। मैं उन हिडन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक न्यू पर्सन के लिए एरिस्टोटल को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके कुछ रीजंस हैं कि उनका राइटिंग स्टाइल प्लेटो के कंपैरिजन में थोड़ा सा टेक्निकल था, और आज उनकी जो भी रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो मोस्टली लेक्चर नोट्स हैं, ऐसे लेक्चर नोट्स जो उन्होंने अपने स्कूल लीसियम के लिए लिखे थे। इन वर्क्स में आप उनके थॉट्स की क्लैरिटी देख सकते हैं, कहीं थॉट्स की क्लैरिटी ज़्यादा है और कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। अब जैसे उनकी ये बुक है पॉलिटिक्स, ये बुक एक कंपाइलेशन है। उन्होंने अपनी लाइफ में पॉलिटिक्स पर काफ़ी कुछ लिखा और टाइम के साथ साथ उनके थॉट्स में काफ़ी चेंजेस भी आते रहे, लेकिन डेथ के बाद उनकी सारी राइटिंग्स को एक बुक में कंपाइल करके उसको एक नाम दे दिया गया, पॉलिटिक्स। अब देखने में ये सिर्फ एक बुक लगती है, लेकिन इसको जब आप रीड करते हैं तो थॉट्स की एक डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप इसके पन्ने पलटते जाते हैं वैसे वैसे उनके थॉट्स में जो चेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं। इसलिए एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे ही उनकी बाकी कुछ बुक्स में होता है। ऐसी बुक्स को रीड करने के लिए हम एक स्पेशल अप्रोच का, डिफरेंट अप्रोच का यूज़ करते हैं। द डेवलपमेंटल अप्रोच कहा जाता है जिसे, और ये एक स्पेशल मेथड है जिसको एक जर्मन स्कॉलर वार्नर जैगर ने डेवलप किया था। ये मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्लेटो भी अपनी एकेडमी में बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेक्चर्स दिया करते थे, लेकिन सिर्फ अपने एडवांस्ड स्टूडेंट्स को। लेकिन उनके टेक्निकल लेक्चर्स हमारे पास आज अवेलेबल नहीं हैं। उनके सिर्फ वो डायलॉग्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो उन्होंने आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए लिखे थे। और एरिस्टोटल के केस में जो उनके टेक्निकल डायलॉग्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो उन्होंने आम लोगों के लिए लिखा था, पब्लिक के लिए, वो आज हमारे पास नहीं है। अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो आपको एरिस्टोटल की ये बुक रीड करनी चाहिए। इस बुक में उनकी 7 बुक्स हैं, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, फिजिक्स, साइकोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स और पोइटिक्स। ये 7 बुक्स कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एरिस्टोटल को समझने के लिए ज़रूरी हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इन बुक्स के मेजर सेक्शंस इसमें दिए गए हैं।
इन सभी बुक्स में से एक बुक है जिसको कंप्लीट रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है एथिक्स। अगर आप फिलॉसफी के फील्ड से नहीं हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एथिक्स के लिए मैं ये बुक आपको रेकमेंड करता हूँ। ये बहुत ही इजी ट्रांसलेशन है और इस बुक में नोट्स भी दिए गए हैं। और इस बुक में एरिस्टोटल कोई फिक्स सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन करते हैं, सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं, एक गुड लाइफ का मीनिंग फाइंड करने के लिए इनवाइट करते हैं। एक सेंस में हम कह सकते हैं कि इस बुक में कोई फिक्स रूल्स या रेगुलेशंस नहीं हैं, लेकिन इसको रीड करने से आपका अपना एक व्यू डेवलप होगा कि आपका अपना व्यू क्या है एक गुड लाइफ के लिए, और फिर आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो भी एक नेचुरल वे में, जैसे हम सांस लेते हैं। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे, लेकिन उन दोनों की फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। प्लेटो के ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिन्हें एरिस्टोटल रिफ्यूट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो प्लेटो की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। प्लेटो की डेथ पर एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लेटो एक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं जिन्होंने एक अच्छा और खुशहाल लाइफ जीने का रास्ता दिखाया। और साथ ही वो कहते हैं कि किसी भी बुरे पर्सन को एरिस्टोटल का नाम लेने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। एरिस्टोटल कहते हैं कि जब मैं अपने टीचर के किसी आइडिया को रिफ्यूट करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने टीचर से और ट्रुथ से दोनों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक फिलोसोफर हूँ, इसलिए मुझे ट्रुथ की ओर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्लेटो की फिलॉसफी मैथमेटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, और मैथमेटिक्स में हमेशा परफेक्ट एंटिटीज़ के बारे में बात की जाती है, जैसे कोई सर्कल या ट्रायंगल, ऐसी एंटिटीज़ जो सिर्फ रीज़न से जानी जा सकती है, जिनको हम सेंसेस से नहीं जान सकते। लेकिन एरिस्टोटल को बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और बायोलॉजी में इस वर्ल्ड की बात की जाती है, इस वर्ल्ड को स्टडी किया जाता है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सबको स्टडी करते हैं, जो लगातार चेंज होते रहते हैं, जो कंक्रीट रियलिटी है उस पर फोकस करते हैं। और आपको याद होगा हमने प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिस्कस किया था, जहाँ पर वो एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं, एक ऐसी स्टेट जो बिल्कुल परफेक्ट है, एक मैथमेटिकल फॉर्म की तरह। और हमने प्लेटो से पूछा था कि ऐसी परफेक्ट आइडियल स्टेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इस पर वो कोई आंसर नहीं देते हैं। वो सिर्फ परफेक्शन की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को भूल जाते हैं। लेकिन एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी इससे बहुत ज़्यादा अलग है। एरिस्टोटल 158 डिफरेंट स्टेट्स का सर्वे करते हैं, एक बायोलॉजिस्ट की तरह। सभी स्टेट्स को कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, और देखते हैं कि कौन सी स्टेट कौन सी कंडीशन में, कौन से कंटेक्स्ट में ज़्यादा बेटर काम कर सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन दोनों के सोचने का तरीका कितना अलग है, कितना डिफरेंट है। प्लेटो की मैथमेटिकल अप्रोच उनको वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में ले जाती है, लेकिन एरिस्टोटल की बायोलॉजिकल अप्रोच उनको इस वर्ल्ड ऑफ सेंसेस पर फोकस करने के लिए इंस्पायर करती है। प्लेटो इस चेंजिंग वर्ल्ड से, इस हेराक्लिटन फ्लक्स से, सेंसेस से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन एरिस्टोटल इसी वर्ल्ड को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे प्लेटो कहते हैं कि एक रियल पर्सन उसकी बॉडी नहीं है, उसकी सोल है, और बॉडी सिर्फ एक बॉक्स की तरह सोल को कंटेन करती है। बिना बॉडी के भी सोल एग्जिस्ट कर सकती है, और इस बॉडी में एंटर करने से पहले जो सोल है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में रहती है, और फॉर्म्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर नॉलेज को अटेन करती है। लेकिन एरिस्टोटल के केस में ऐसा नहीं है, वो बॉडी और सोल दोनों को एक मानते हैं। ह्यूमन एक बॉडी और सोल दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, और सोल बिना बॉडी के कहीं अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो ऐसा मानते हैं। प्लेटो पर सोक्रेटिस की डेथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो मानते थे कि सोफिस्ट के रिलेटिविज्म और स्केप्टिसिज्म की वजह से सोक्रेटिस के साथ ऐसा हुआ, और सोफिस्ट को रिफ्यूट करना उनका प्राइमरी गोल था, जिसके लिए वो एटर्नल फॉर्म्स पर फोकस करते हैं।
और सिर्फ इस एक प्राइमरी गोल का जो इम्पैक्ट है वो आप उनकी पूरी फिलॉसफी पर देख सकते हैं। लेकिन एरिस्टोटल के सामने कई प्रॉब्लम्स थी। प्लेटो की फिलॉसफी में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना, और इसके साथ साथ उनके पास और भी बहुत सारे इश्यूज थे। एरिस्टोटल रियलिटी को डिफाइन करना चाहते थे। थेलीज या बाकी जो भी फिलोसफर्स थे उन्होंने रियलिटी को मैटर से डिफाइन करने की कोशिश की, जैसे वाटर, एयर, सीड्स या एटम्स। लेकिन इस रियलिटी में मॉरल वैल्यूज़ के लिए कोई जगह नहीं थी। राइट, रॉन्ग, गुड या बैड के लिए कोई प्लेस नहीं था। प्लेटो ने फॉर्म्स की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो इन प्रॉब्लम्स को रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा दूर ले गए और उन फॉर्म्स को कभी भी इस विजिबल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन एरिस्टोटल एक ऐसी थ्योरी ऑफ रियलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ सेंसिबल विजिबल वर्ल्ड के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ के लिए भी जगह हो। और साथ ही उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी चेंज को डिफाइन करना। चेंज एक फैक्ट है और थेलीस से लेकर प्लेटो तक सबने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। एटॉमिस्ट ने चेंज को मोशन में डिफाइन करने की कोशिश की और प्लेटो ने अल्टीमेट रियलिटी को वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में डिफाइन किया। और परमानाइडिस की तरह उन्होंने कहा कि अल्टीमेट रियलिटी चेंजलेस है और एटर्नल है। एरिस्टोटल जानते थे कि बिना चेंज को एक्सप्लेन किए फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। अगर नेचुरल साइंस को डेवलप करना है तो पहले चेंज को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना होगा, एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन इससे पहले उन्हें लॉजिक और लैंग्वेज पर भी काम करना था। परमानाइडिस की वजह से लॉजिक में जैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा था वो बहुत ही मिसलीडिंग था और बहुत ही रॉन्ग था। जिसे परमानाइडिस कहते हैं कि नॉन बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या बीइंग में चेंज पॉसिबल नहीं है। और उनके जो स्टूडेंट थे जीनो, वो भी किसी भी तरह से चेंज और मोशन को डिनाई करने की कोशिश करते हैं। और एरिस्टोटल जानते थे कि चेंज को डिनाई करने के लिए ये जो आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, इन सब में सबसे बड़ी मिस्टेक लैंग्वेज की है। इसलिए उन्हें लॉजिक और लैंग्वेज पर एक फ्रेमवर्क तैयार करना था जिससे वो आर्ग्यूमेंट्स को रिफाइन कर सकें और जो मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एक्सपोज कर सकें। इसलिए पहले वो अपनी बुक ऑर्गेनॉन में लैंग्वेज और लॉजिक पर काम करते हैं। उसके बाद अपनी बुक फिजिक्स में वो चेंज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद वो अपनी बुक मेटाफिजिक्स में रियलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ये सिर्फ एक आउटलाइन है। एरिस्टोटल पर 7 से 8 वीडियो लेक्चर्स होंगे या शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हम सभी पॉइंट्स को एक एक करके वन बाय वन बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जाने से पहले मैं आपको एक पेंटिंग शो करना चाहता हूँ। इस पेंटिंग का नाम है द स्कूल ऑफ एथेंस। इस पेंटिंग को राफेल ने बनाया था 1511 में। और इस पेंटिंग में आप एंशिएंट ग्रीस के जो भी ग्रेटेस्ट माइंड्स हैं, ग्रेटेस्ट थिंकर्स हैं, उनको एक साथ देख सकते हैं। पेंटिंग के ठीक सेंटर में प्लेटो और एरिस्टोटल हैं जो एक साथ चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनका बॉडी पोस्चर उनके बीच के डिफरेंस को शो कर रहा है। प्लेटो के एक हाथ में उनकी बुक टिमाइस है और उनका दूसरा हाथ ऊपर की ओर है, जैसे वो कहना चाहते हैं कि ट्रू नॉलेज इस वर्ल्ड में नहीं है, ट्रू नॉलेज वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में है जो परफेक्ट है, अनचेंजिंग है और हमारी सेंसेस से परे है। एरिस्टोटल ने ब्राउन कलर का रॉब पहना है जो शायद इस अर्थ को शो कर रहा है, और उनकी हथेली नीचे की ओर है जो इस अर्थ की ओर इशारा कर रही है। वो कहना चाहते हैं कि ट्रू नॉलेज इसी वर्ल्ड में है। और उनके हाथ में उनकी बुक है निकोमैचियन एथिक्स, जिसमें वो ह्यूमन एक्शंस की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। ये हमारी डेली लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसी कॉम्प्लेक्स लाइफ में
जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो ट्रुथ छिपा है, वो हमें फाइंड करना है। ये इस बात का इशारा है। प्लेटो की फिलॉसफी को हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस पेंटिंग के हिडन मीनिंग को समझने के लिए हमें एरिस्टोटल को भी समझना होगा। उसके बाद हम इस पेंटिंग की रियल वैल्यू को, रियल ब्यूटी को देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर एरिस्टोटल की एपिस्टेमोलॉजी पर होगा, थ्योरी ऑफ नॉलेज पे, और शायद 2 या 3 दिन के अंदर वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।